कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम सांस लेना भूल जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डेडलाइन, एक्सपेक्टेशन सब कुछ एक प्रेशर कुकर की तरह दिमाग में बजता रहता है। लेकिन अगर कोई हो जो हमें ये समझा सके कि इन सब चीजों से भागना नहीं है, उनको समझना है, तो हम जीना सीख जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं शारविन अनप्लग्ड। आज हमारे साथ है देवेंद्र जोशी जी, जो एक एजुकेटर है, राइटर है और लाइफ कोच है, जो इन दिनों पेरेंटिंग को लेकर काफी काम कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा इन्होंने काफी कोर्सेज लॉन्च करे हैं। देवेंद्र जी, शारविन अनप्लग में आपका स्वागत है। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज के दौर में पेरेंटिंग एक बहुत ही टफ टास्क माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, पेरेंटिंग कोई टास्क नहीं है। हम अगर वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो वहाँ पेरेंटिंग को एक चैलेंज माना जाता है। बच्चों का पालन पोषण एक चैलेंज माना जाता है और यही कारण है कि आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव जा रही है। आप देखिए, जापान का एग्जांपल देखें, इटली का देखें और पूर्वी यूरोप के कुछ देश हैं वहाँ पर, तो वहाँ ये कंसेप्ट है। जबकि हमारे भारत में अगर आप देखें तो मद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों का इस तरह से लालन पालन करें कि वो समाज का भला कर सके। तो भारतीय कंसर्न में पेरेंटिंग एक कर्तव्य है और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश हम लोग कर पाए जिससे कि हमारा समाज बहुत खूबसूरत बन सके। तो चैलेंज जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा। आज का दौर बदल रहा है। हम एक विलेज के तौर पर पूरे वर्ल्ड के साथ में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में जुड़ चुके हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर है। टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है हमारे ऊपर कि हमारी डेली रूटीन को प्रभावित करती है। इन सब के बीच में हमारे पास कुछ चुनौतियां हैं जिनका समाधान करके हम बहुत बेहतर पेरेंटिंग करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में भी सफल हों और वो समाज और देश के लिए भी कुछ कर पाएं। आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये सवाल ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई के साथ में ये जो कनेक्शन है ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से है। मैं आपको अपने समाज के कुछ बेसिक नियम पर अपन बात करते हैं, बेसिक नियम बताता हूँ। आप खुद अपना स्कूल का टाइम देखिए। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता था? जब छुट्टी हो जाती थी या हमें कोई सब्जेक्ट अगर कठिन लग रहा है और उसका टीचर अगर स्कूल में नहीं आया तो हम खुशी से झूम उठते थे। बच्चे बात करते हैं कि गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, होली और दीपावली की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है ये शुरू से हमारी सोसाइटी में है। हम स्कूलिंग को एक अलग पार्ट मानते हैं लाइफ का। मैं अक्सर एक घटना कई सेमिनार्स में बताता हूँ। एक बच्चे की छुट्टियां हो गई, बच्चा भाग करके स्कूल से आया। अब उसे पता है कि अगले 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हैं। उसने अपना बैग जोर से फेंका और घर वाले भी ताली बजा रहे थे, बोले चलो 1.5 महीने स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब हम अपनी साइकोलॉजी में, अपने मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की घटनाओं को हाईलाइट करते हैं या आनंदित महसूस करते हैं जिनमें हमें स्कूल नहीं जाना पड़े, हमें सब्जेक्ट टीचर से डर लग रहा है, तो स्कूलिंग को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? दूसरी बात, आज के दौर में पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो स्कूलिंग को एक आनंदमय कार्य बनाए। जैसे मान लीजिए अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं। कोई बच्चा अगर सोशल स्टडीज पढ़ रहा है स्कूल के अंदर, मान लीजिए वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, अब आपको उसको उसके जीवन के साथ में विषय से जोड़ना है। मान लीजिए एक बच्चा जयपुर से सीकर गया या जयपुर से झालावाड़ गया, उसके पेरेंट या उसका बड़ा भाई या उसकी बड़ी बहन उसको ये पूछे कि ये बताओ कि जयपुर और इस शहर की जो वहाँ की जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे, उनमें क्या अंतर है? जयपुर में जो मकान है उनकी स्ट्रक्चर और यहाँ जो मकान उनकी स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? जयपुर में जो सड़क है, हम जयपुर से यहाँ तक जिस सड़क पर आए हैं वो कौन सा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है? वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो बच्चे के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी। तो जो वो पढ़ाई करेगा तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी में, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा, एक कौतूहल पैदा होगा और वो सब्जेक्ट के साथ में जुड़ जाएगा। ऐसे ही बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है तो आप उसको बताओ कि अभी हमारे देश के एक व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, स्पेस स्टेशन में गए थे, वहां जाकर के उन्होंने ये प्रयोग किए, आप न्यूज़पेपर के साथ बताइए, तो बच्चा साइंस में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। इसलिए उसको कानून पढ़ाइए, मोरल एजुकेशन बताइए। तो जब हमने सब्जेक्ट्स को जीवन से जोड़ दिया,
तो बच्चा अपने आप उसको आत्मसात कर लेगा। दिक्कत क्या आती है मैडम कि हम अभी तक ज़्यादातर मामलों में स्कूलिंग को अलग रखते हैं और बच्चे का एक जीवन वो अलग चलता है। स्कूलिंग को एक बोझ मानने लग जाता है बच्चा, पढ़ाई को एक बोझ मानने लग जाता है बच्चा। आप एक बच्चे को खड़ा करिए, उसे पूछिए 2 आपके सामने परिस्थितियाँ हैं, एक आपको 1 घंटा पढ़ना है, एक आपको 1 घंटा खेलना है। मैं कहता हूँ 99% बच्चे जो वो खेलने की तरफ भागेंगे। तो खेल में जो एंथुसियाज्म है, खेल में जो क्रिएटिविटी है, खेल में जो रोमांच है, खेल में जो आनंद है, वो आप पढ़ाई में पैदा कर दीजिए। तो हमें ये चेंज करना है, हमें एक एक माइंडसेट चेंज करना है बच्चों का पढ़ाई को लेकर के। और तभी होगा जब पढ़ाई बोझ नहीं बने, टीचर उसे दुश्मन ना लगे और उसे आनंद आने लग जाए। तो ये थोड़ा-सा चेंज हमें करना है सब्जेक्ट्स के साथ। आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है बच्चों का स्क्रीन टाइम। मोबाइल की लत कैसे छुड़वाएं? आजकल एक नया शब्द चर्चा में है, रील रोग। आपने सुना होगा। स्क्रीन टाइम के साथ में क्या दिक्कत है कि मोबाइल पर एक बड़ी साजिश चल रही है। उस साजिश में ये है कि हम किसी व्यक्ति को किस तरह बांध करके रखें। आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ कार्टून देखता है या बच्चा उस पर गेम खेलता है, तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन और साउंड का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो उसके प्रति एडिक्ट हो जाता है। दूसरी बात मैडम, मैं आपको एक बहुत नई बात बताता हूँ जो आज के दौर में है। मई, जून और जुलाई 2025, हम अभी 2025 में चल रहे हैं। इन 3 महीनों में एक सबसे बड़ी बीमारी जो बच्चों में देखी जा रही है उसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में हम सब जानते हैं। अब वर्चुअल ऑटिज्म क्या है कि बच्चा मोबाइल के अंदर इतना खो जाता है कि वो मोबाइल को एक अलग दुनिया मानने लग जाता है। मोबाइल की जो दुनिया है उसको अलग मानने लग जाता है और एक उसका रियल वर्ल्ड है। धीरे-धीरे मान लीजिए बच्चा कोई गेम खेल रहा है, उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर होगा या बच्चा कोई सीरीज़ देख रहा है, कार्टून की कोई सीरीज़ देख रहा है, उसके प्रति वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि अपने आप को उसका एक पार्ट मानने लग जाता है। ठीक है? अब वो इतना एडिक्ट हो गया है कि वो मानता है कि मैं इस दुनिया का भाग हूँ और जो रियल वर्ल्ड है, मेरे माता-पिता हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं सिर्फ रहता भर हूँ। हमने ऐसी कुछ केस स्टडीज़ देखी हैं, स्पेशली उन बच्चों की जो 2 से 3 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। उनका हमने जब ये वर्चुअल ऑटिज़्म देखा तो इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। मान लीजिए बच्चे के पापा ने कहा कि भई ये कोई काम बताया, वो काम करके तुरंत भाग जाता है। अब परंपरागत जो एक तरीका उसमें लगता है कि बच्चा जब नज़र नहीं मिलाता है तो वो हमसे शंका कर रहा होगा, संकोच कर रहा होगा, हमारा सम्मान कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा अपने फैमिली मेंबर से कटने लग जाए, आई कॉन्टैक्ट नहीं करे, व्यवहार का समय सीमित कर दे, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार है। अभी हमने एक बच्चे को देखा, उससे बात की तो उसने कहा कि उसने कार्टून का नाम बताया, बहुत फेमस एक कैरेक्टर है, बोले मैं तो ये हूँ और मैं जिनके साथ रहता हूँ ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन मैं इनका पार्ट नहीं हूँ दिल से, मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। फिर उसने बताया जो उस कार्टून के रिलेशन में थे, बोले ये मेरे रिलेटिव है और मैं ये हूँ। अब आप ये मानिए ये इतना बड़ा चैलेंज है कि बच्चा न तो पढ़ पा रहा है, न फैमिली मेंबर्स को अपना समझ पा रहा है। तो स्क्रीन टाइम का सबसे भयावह रूप वर्चुअल ऑटिज़्म के रूप में आज हमारे सामने है। बच्चे ने जब 6-7 महीना स्क्रीन देख लिया या वो एडिक्ट हो गया, उसके बाद भी उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। हमने अभी बच्चे को देखा, उसकी हालत बड़ी खराब थी। एक बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे उनका उसका बच्चे का इलाज चल रहा है, लेकिन उनको भी लगता है कि यार अब समय लगेगा या ये पूर्णतः तो ठीक हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो टाइम लर्निंग का है, उसमें बच्चे के दिमाग में चीज़ हावी हो चुकी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा पेरेंट्स से कि कम से कम अपने बच्चे को ध्यान रखें, मोबाइल तो नहीं ही दें। बहुत मजबूरी है तो आप ध्यान रखें और कम्युनिकेशन उसके साथ में करते रहें, वरना ये जो चीज़ है वो बड़ी गंभीर है। आप समय बिताइए बच्चे के साथ में। मैं एक बात का दावा करता हूँ कि एक बच्चा मोबाइल के साथ में खुश है, एक अगर उसके फैमिली मेंबर्स हैं और वो उनके साथ टाइम बिता रहा है, बच्चा फैमिली वाले टाइम को चूज़ करेगा शुरुआती तौर पर। लेकिन एक बार जो मोबाइल से एडिक्ट हो गया तो फिर धीरे-धीरे वो उससे जुड़ जाएगा। ये चीज़ है क्योंकि एक स्टडी कहती है कि जब बच्चा मोबाइल देखता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो उसको अच्छा फ़ील करवाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है। जो टीनेज के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े रहते हैं और इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए टीनेज की जो उम्र है 13 टू 19 मानी जाती है बेसिकली। आजकल थोड़ा-सा आप इसको आगे-पीछे कर सकते हैं।
जीवन की सबसे सेंसिटिव एज है। उस दौर में बच्चा समाज को समझने भी लग जाता है और उसके शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, उसकी मनोस्थिति भी बदलती है, तो बहुत सेंसिटिव उम्र मानी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से ही इस विषय पर बात करना शुरू करूँगा। मेरे पास एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर के आए। उसकी उम्र थी लगभग 13-14 साल के आसपास, लड़का था। अब वो भूत-प्रेत से डरता था, मतलब वो उसी की बातें करता था। उसके पेरेंट ने पहले फ़ोन पे बात की, बोले ये इसको लगता है कि कोई उसके पीछे लगातार चलता है, अंधेरा होने के बाद ये बाहर नहीं जाता है, बहुत सारी बातें थी। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसके पेरेंट को तो बाहर भेज दिया उससे अकेले में बात करने के लिए, उससे डिटेल में बातें की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसने इतना सारा उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस भूत-प्रेतों के बारे में, चुड़ैलों के बारे में, डायनों के बारे में, पता नहीं क्या-क्या ग्रहण कर रखी थी और वो बताते ही गया। उसने कहा कि अमावस की रात को बाहर नहीं जाना चाहिए और ऐसी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए जहाँ पूजा-पाठ नहीं होता हो क्या, छोटे बच्चे मर जाते हैं तो वो ऐसे बनते हैं। मतलब मैंने कहा तुमने कहाँ देखा ये सब? ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन वो जिद करने लगा, बोले आपको तो पता ही नहीं है। फिर जब उसको और मैं गहरे तक ले गया तो उसने बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट देखा था। उसमें कोई व्यक्ति ये सब बातें बताता था। उसको बड़ा मुश्किल से कन्विंस किया ये सब फालतू बातें हैं। मैंने कहा कि देखो मैं इतनी उम्र अभी तक ले चुका हूँ जीवन में, मैंने कभी भूत नहीं देखा, आपके पापा ने भी नहीं देखा। ऐसा करके उसको कन्विंस किया तो वो कुछ हद तक माना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ फ़ॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में, सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में हम कोई ऐसी फ़ालतू बात इस किसी भी चैनल पर न प्रसारित करें, जिससे किसी बच्चे का या एक बड़ी पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि टीन एज में क्या होता है, बच्चों के पास करने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको अट्रैक्ट करती है तो उनके लिए नई हो। अब भूत-प्रेत जैसे विषय हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में जानना है, अपने ग्रुप को लीड करना है, ये कॉमन फिनोमेना इस एज के अंदर होते हैं। अब बच्चे ने वो देख लिया, उसका इंटरेस्ट बढ़ा। अब चीज़ ऐसी है कि वो डरने लग गया। आप ये मानिए वो बच्चा इतना डरता था कि वो मुझे कहता था कि जब भी मैं कहीं और उसने मुझे ये कहा कि मैं आपके पास आया हूँ ना, मेरे साथ एक भूत है जो बाहर रुक गया है और वो जाते वक़्त मेरे साथ जाएगा। अब बताइए आप? अब आप उम्मीद करेंगे इस माइंडसेट के साथ में बच्चा कभी जीवन में नीडर रह पाएगा? कोई इनोवेशन कर पाएगा? कहीं अकेला जा पाएगा? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि वो उम्र है कुछ करने की। एक बड़ी समस्या हमारे देश में और है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर कोई भी मतलब कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो उस कंटेंट पर ध्यान रख सके क्या? वरना ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। उसने मुझे बताया कि मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें डिटेल में बताते हैं कि कब्रिस्तान क्या होता है, शमशान घाट क्या होता है, भूत क्या होता है, फालतू बातें सारी। बताइए आप? तो आपने जो सवाल पूछा टीनेज का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीनेज में एक तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को व्यस्त रखें, उनको क्रिएटिव काम में लगाते रहें और एक संवाद करते रहें लगातार। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपने इन भूत-प्रेतों की जब बातें जाननी शुरू की, अपने फादर से बात की या अपने घर में किसी से बात की? बोले नहीं, इनको तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस पॉडकास्ट की सारी सीरीज़ देख ली। अच्छा। तो हमारे देश में हम लोग कोर्ट में याचिका भी लगाएँगे। हम लोगों ने बात की कि सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट आता है, उस पर निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग एक कमेटी हो या कोई ऐसा नियामक ही बना दिया जाए जैसे मीडिया के लिए आपका ये प्रेस अथॉरिटी होती है, ठीक है? आरबीआई है बैंकों के लिए, शेयर मार्केट के लिए सेबी है। इस प्रकार से भारत सरकार को सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट उसके लिए कुछ करना चाहिए। एक ये ज्योतिष को लेकर भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर है, लोग सारा दिन इसी उपाय में लगे रहते हैं। हाँ। है कि नहीं है? तो इन चीज़ों के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कंट्रोल कर सके और एक खुद की ज़िम्मेदारी भी है। जो लोग इस तरह की फालतू बातें शेयर करते हैं उनको उन्हें समझना चाहिए कि हमारा ये मनोरंजन किसी की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो टीन एज के जो बच्चे हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो भी से गुज़रता है, उनके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, करने के लिए बहुत कुछ है। तो पढ़ाई के साथ-साथ पेरेंट ध्यान रखें, उनको क्रिएटिव काम में लगाते रहें, उनको बिज़ी रखें और लगातार संवाद करते रहें तो बहुत हद तक जो बच्चा अच्छा सिटीज़न बन सकता है और इन फालतू चीज़ों से तो बच ही सकता है, जी। ये चीज़ है। घर पे अपनाए जाने वाले कोई सरल उपाय हैं आपके पास जो बच्चों को इमोशनली रूप से ठीक कर सके? देखिए आज का जो दौर है वो ईक्यू का है, इमोशनल क्वोटिएंट का। जो बच्चा इमोशनली मजबूत होगा
वो अपने जीवन में बहुत बेहतर कर पाएगा। और कहा भी जाता है कि घर जो है वो अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चा स्कूल के साथ में बहुत कुछ सीखता है। स्कूल तो अपने आप में है ही। कुछ उपाय हैं, जैसे सबसे बड़ा है तो कि एक बच्चे के साथ में आप लगातार कम्युनिकेट करते रहें। हमने कुछ दिनों पहले इन छुट्टियों में प्रयोग किए थे। पेरेंट्स को ये कहा गया कि आप दिन का एक समय बच्चे के साथ में बिताएं जिसमें पूरे दिन का रूटीन उनसे सुने। या बच्चा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, छुट्टियां, गर्मी ज़्यादा है, तो उसको दिन में एक कहानी बता दें आप। वो कहानी कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ सकता है, किसी बुक से पढ़ सकता है या यूट्यूब पर देख सकता है। फिर रात को जब आप लोग साथ में हैं, तो वो आपको कहानी सुनाए। इसका फ़ायदा बड़ा हुआ। हमने लगभग 50 एक बच्चों पे ये प्रयोग किया, जिसमें से 30 बच्चों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सारे कर भी नहीं पाते। लगातार 1 महीने तक बच्चे ने अपने पेरेंट को कहानी सुनाई। उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, क्योंकि कहानी एज़ इट इज़ बच्चा याद नहीं रख पाता, तो उसमें जोड़ता है। फिर हमने ये भी कहा कि आपने जो कहानी पढ़ी इसको और आगे तक विस्तार दो, तो बच्चे ने और जोड़ा। तो घर के अंदर अगर आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं लगातार, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको आप नई-नई टास्क देते हैं। जैसे हमारा जो एक कोर्स आने वाला है उसमें हमने कुछ केस स्टडीज़ भी उसमें लिखी हैं। जैसे जब भी आपके पास में समय हो, आप बच्चे को छत पे ले गए, उसको बताया कि देखो ये सारी गलियाँ हैं हुँ। हमारे घर तक आने की। मान लो ये गली बंद हो जाए तो आप घर तक कैसे पहुँचोगे? तो बच्चा बताए मैं इस गली से आ जाऊँगा। फिर आप कहोगे चलो मान लीजिए यहाँ भी हमने बंद कर दी तो क्या करोगे? इस तरह आप उसको टास्क देते रहें। इसके अलावा न्यूज़पेपर में कुछ पज़ल्स आती हैं, क्रॉसवर्ड्स आती हैं, कुछ ऐसा आता है कि इसमें व्यक्ति को कहीं तक पहुँचाना है। तो आप साथ बैठ के जब ये काम करोगे तो बच्चा थोड़ा-सा इमोशनली क्या है कि मजबूत होता जाएगा। उसका ईक्यू जो बढ़ जाएगा। इसके अलावा बच्चे के कुछ गुण हैं वो आप डेवलप करें। जैसे स्कूल के अंदर मान लीजिए मॉनिटर बनना है। आजकल हर क्लास में ये रूल कर दिया कि मॉनिटर होनी चाहिए 2। तो आप बच्चे से पूछिए कि आप मॉनिटर बनना चाहोगे या नहीं चाहोगे? अगर वो मना कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो लीडरशिप या जो है नेतृत्व करना नहीं चाहता, तो आप उसको मोटिवेट करिए। आप उसको क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास में मोटिवेट करिए, ये भी लीडरशिप का एक गुण है। आप ये देखिए बच्चे के दोस्त कितने हैं? अगर बच्चे का 1 या 2 ही दोस्त हैं, इसका मतलब वो थोड़ी-सी टीम बॉन्डिंग में उसकी कमी है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे गुण आप अपने घर से ही बच्चे में मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी वही है कि आप बच्चे से लगातार संवाद करें। आजकल क्या है, बच्चा स्कूल से आया, मोबाइल ले लिया या टीवी देखने लग गया, फिर अपना होमवर्क करने लग गया, ट्यूशन चला गया, थक कर के सो गया। नहीं तो बच्चे आजकल खेलते हैं, नए बच्चे आजकल माता-पिता से बात करते हैं। तो संचार जो है घर में वो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बच्चे में अदर क्वालिटीज़ को डेवलप कर देता है। बच्चों की सुरक्षा को लेके माँ-बाप काफ़ी चिंतित रहते हैं, जैसे एक्सीडेंट, किडनैपिंग और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि जान है तो जहान है। जब कोई बच्चा घर से बाहर जाता है, चाहे वो स्कूल के लिए जाए, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स क्लब से खेल रहा है उसके जाए या कहीं भी जाता है, तो सुरक्षा का कंसर्न तो दिमाग में रहता ही है। और आज चूँकि लगातार ज़माना बदल गया है, सुरक्षा का कंसर्न होना स्वाभाविक भी है। बड़ी संख्या में बच्चों की किडनैपिंग भी होती है। तो सबसे पहले आप बच्चे को इस प्रकार से तैयार करें कि बच्चा जब घर से बाहर जाता है, तो उसे एक तो सारे रास्ते घर तक आने के पता हों। कई बार बारिश में बच्चा फँस जाता है और थोड़ा-सा उसको क्या है कि आपको बोल्ड और ब्रेव बनाना पड़ेगा। तो बच्चे को आप इस तरह से ट्रेन करें कि उसको कम से कम घर का एड्रेस ध्यान हो, 2-3 लोगों के मोबाइल नंबर उसको पता हो। इसके अलावा जो कॉमन खतरे हैं, जैसे मान लीजिए रोड पर कैसे चल रहा है, कई बार बच्चे क्या दौड़ते हुए चले जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उसे आप बताएँ कि जब भी रोड खाली हो तब आपको रोड क्रॉस करनी है। किसी व्हीकल के आगे-पीछे से आपको कैसे निकलना है, दूरी बना कर के चलनी है। बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो आप उनको साइकिल चलाने के बारे में बताएँ कि आपको इतनी सुरक्षित दूरी रखनी है। बहुत सारी बातें हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, आप देखिए आज जहाँ भी आप जाएँगे तो आपको भीड़ ही मिलेगी कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश। बच्चा चाहे किसी स्टेडियम में जा रहा है, कहीं बॉक्स क्रिकेट खेलने जा रहा है, बच्चा इवन मान लीजिए कहीं मेले में जा रहा है, बच्चा कहीं भी जा रहा है। तो भीड़-भाड़ में बच्चे को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बच्चा कोचिंग में जा रहा है, तो भी उसके लिए ज़रूरी है कि भगदड़ में ना फँसे। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हम लोग जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसमें हमने डिटेल में इन चीज़ों को बताया है। अभी जैसे बारिश का समय है, सड़कें पूरी ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए कि सीवेज का ढक्कन कहाँ होता है और सीवरेज होल कहाँ होता है। कई बार वो ओवरफ्लो से खुल जाता है,
है कि नहीं? तो बच्चा साइड में चले, साइड में चलता है तो कहीं कोई वायर तो नहीं लटक रहा है बिजली वाला, आजकल करंट का भी खतरा है। कई बार पालतू पशु अभी कुछ दिन पहले सॉरी पालतू पशु नहीं, आवारा पशु जो हैं, बड़ी संख्या में अब पूरे भारत के अंदर ये बड़ी समस्या है। एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया, वो क्या उसके आगे दौड़ा जबकि उसको साइड से हो जाना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को आपको सिखानी चाहिए। क्योंकि हमें कई बार छोटी-छोटी चीज़ें लगती जैसे आगजनी भी कहीं हो जाती है। अभी एक बड़ा इंसिडेंट हमारे देश में हुआ था, एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। तो भगदड़ मची तो बच्चे खिड़की खोल कर ऊपर से नीचे कूद गए, वो इतना डर गए थे। जबकि होना ये चाहिए कि अगर बच्चे आराम से वन बाय वन जाते तो बच जाते। अच्छा। लेकिन दिमाग में एक एक पैनिक जो सिचुएशन वो क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों को आप ये बताएं कि कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड का एक नंबर होता है। हर बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी अलार्म भी होता है। आप वहाँ आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। अगर कहीं पर धुआं ज़्यादा है तो आप नीचे लुढ़क करके भी काफ़ी समय स्पेंड कर सकते हैं। जब बाकी लोग निकल जाएँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए धुआं बहुत ज़्यादा है तो आपके पास में रुमाल है या कोई भी कपड़ा उसको आप गीला कर सकते हैं। उसको नाक पे आपने लगा लिया तो धुआं है वो फ़िल्टर होकर के मतलब हो जाएगा और ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि दुर्घटना घटने के बाद में अफ़सोस रह जाता है और जिस परिवार के साथ में घटती है तो उसकी पीड़ा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो कई बार हमें चीज़ें छोटी-छोटी लगती हैं लेकिन बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा कंसर्न है। हम जो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमने ऐसे सरल तरीके बताए हैं पेरेंट्स के लिए कि वो उसको देख करके सीखें नई-नई चीज़ें और अपने बच्चों को भी ट्रेन कर सकें। तो सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा कंसर्न हमेशा से है, आज भी और फ्यूचर में भी रहेगा ही। आजकल के बच्चे पिछली पीढ़ियों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उनका स्ट्रेस कम करने के लिए क्या उपाय है? देखिए हर पीढ़ी के साथ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बदलती हैं। पिछली पीढ़ियों के अलग चैलेंज थे, जीवन वहाँ भी सरल नहीं था। आज की जो पीढ़ी है उसके अलग चैलेंज हैं। तनाव का जहाँ तक हम मानते हैं कि बिल्कुल आज छोटे बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं। पेरेंट लेकर के आते हैं, बोले स्ट्रेस में इसको नींद नहीं आ रही। तो आजकल क्या है कि सफल करियर बनाने की जो दौड़ है, उसमें सभी शामिल हो चुके हैं। आप देखिए 5th या 6th क्लास से आजकल कोचिंग शुरू हो चुकी है कि बच्चा जो 12th के बाद में कोई कॉम्पिटिशन देगा, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर रहा है। पहले बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद में कोचिंग जा रहा है, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट वीक रह गया तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो ये एक अंधी दौड़ है, हमने बच्चों का बचपन कहीं न कहीं छीनना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, इस तरह तनाव में रहकर अगर बच्चा सफल भी हो जाएगा, तो क्या वो अपने प्रोफ़ेशन के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपनी खुद की ज़िंदगी के साथ में न्याय कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग सुसाइड करते हैं इस स्ट्रेस को फ़ील नहीं कर क्योंकि बचपन से वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो पीढ़ियों के बदलने के साथ में, जनरेशन्स बदलने के साथ में, ये चैलेंजेस तो आज के दौर में है। ठीक है, आप तकनीक को भी अपनाइए लेकिन कम से कम उनका बचपन ज़िंदा रखिए, उनकी जो उम्र है उसके साथ भी न्याय तो होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे खेलते बहुत कम हैं। अगर मैं अपने बचपन को याद करूँ तो स्कूल के बाद में हमारा एक ही काम होता था खेलना और आज भी हमारी पीढ़ी के जो लोग हमारे दोस्त हैं वो स्ट्रेस नाम की चीज़ को जानते भी नहीं हैं। क्योंकि खूब खेले-कूदे हैं, खूब ज़्यादा हमने स्ट्रेस रिमूवल के तरीके अपनाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आज के दौर में चैलेंजेस अलग हैं और फिर वही बात है कि बच्चे की हर प्रकार की लाइफ़ जो है आज हम टुकड़ों में देखते हैं तो फैमिली से शुरू होती है, वहाँ वो खुश रहना चाहिए, स्कूल में उसको तनाव नहीं होना चाहिए, बाहर उसका एक ग्रुप होना चाहिए जो उसके साथ में खेलता-कूदता है, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। तो हर एक ग्रुप के साथ में बच्चा ईज़ी महसूस करे, ये माता-पिता की प्राथमिकता आज के दौर में होनी चाहिए। हाल ही में आपने ब्लूम एकेडमी की स्थापना की है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या-क्या कोर्सेज़ आप लॉन्च करने वाले हैं? देखिए ब्लूम का जो मनोभाव है वो है पुष्पन और पल्लव। व्यक्ति जीवन के किसी भी स्टेज में है, वो छोटा बच्चा है, वो एक टीनेजर है, वो यंग है, और वो मैच्योर है, वो ओल्ड है, तो हर दौर की अपनी खूबसूरती होती है। तो हमारे पास एक पूरी बड़ी टीम है, एजुकेटर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, सिविल सर्वेंट्स की, अ, इसके अलावा जो लोग सोशल वर्कर हैं, जिनका अनुभव है। हम लोगों ने मिलकर के कुछ कोर्स डिज़ाइन किए, सभी वर्गों के लिए। और जैसे पेरेंटिंग को लेकर हम बात करें तो पेरेंटिंग का भी एक कोर्स हमारा जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स और केस स्टडीज़ हैं, जिसमें ये है कि जो माता-पिता हैं या फैमिली का कोई भी मेंबर उसको देख कर के समझे, बहुत सरल उसको बनाया गया है कि आप बिना परेशान हुए खुद उसको समझ सकते हैं और बच्चे पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद में टीनेज के बच्चों की जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग दिखते हैं, शहरी क्षेत्रों में अलग दिखते हैं। तो टीनेज के बच्चों के लिए हमने कोर्स बनाया है। इसके अलावा आजकल जो रिलेशनशिप है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, तो उसके साथ भी बड़े चैलेंजेस हैं। तो हमने हर वर्ग के लिए कुछ कोर्स बनाए हैं, उनके रिकॉर्डिंग का काम अभी चल रहा है और हम लोग पॉडकास्ट की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। ऐसे लोगों से हम समाज को मिलवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, जिनसे व्यक्ति सीख सकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन अगर आधे पौने घंटे में पूरा उसका सार किसी युवा को मिल जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है जीवन के अंदर। तो ब्लूम एकेडमी का जो मंच है वो सबके लिए खुला है और हम ये चाहते हैं कि समाज में हम लोग एक पॉजिटिव चेंज लाएं, सकारात्मक बदलाव लाएं और स्ट्रेस फ्री लाइफ लोगों की बनाएं, क्रिएटिविटी से उनको जोड़ें। हमारे पास एक आर्टिस्ट भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे जिनके जीवन का सार ऐसा है कि वो समाज को दे सकते हैं। कुछ लोगों में पीड़ाएं भी हैं कि मैंने संघर्ष झेला है तो दूसरा व्यक्ति नहीं झेले, इसके लिए भी कुछ लोग हमारे पास, कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने वास्तव में अपने इस पॉलिटिकल लाइफ में बदलाव किया है, क्योंकि आज हमारे समाज में पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव फैक्टर माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रचनात्मक बदलाव लेकर भी आए हैं। तो कुल मिलाकर के हम एक श्रृंखला पे काम कर रहे हैं। ये श्रृंखला होगी व्यक्ति की, व्यक्ति के साथ उसके परिवार की, परिवार के साथ समाज की और समाज के साथ में देश की। तो इस पूरी श्रृंखला के किसी भी रोल में अगर कोई व्यक्ति फिट होता है कि भाई मैंने ये बदलाव किया है, मैं ये बदलाव करना चाहता हूँ या मुझे बदलाव की आवश्यकता है, मैं पीड़ित हूँ, तो उन सबका स्वागत है और हमसे बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम इस एकेडमी के मंच से एक संवाद की श्रृंखला भी शुरू करेंगे, हम सेमिनार्स भी करेंगे, समाज के हर वर्ग तक हम लोग जाएंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, सेल्फ डिफेंस है। आजकल चूंकि आप खुद एक गर्ल हैं तो आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आज हमारे देश में 2 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिला भी हम नहीं कह सकते सुरक्षित है क्या। तो समाज का ऐसा क्या माइंडसेट है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर भी बात करेंगे कि एक जो महिला है, एक लड़की है, जो एक नारी है, वो कहीं भी जाए, वो उसका वर्क प्लेस है, वो सिटी बस में है, वो मेट्रो पे है, वो रेलवे स्टेशन पे है, कहीं वो अकेली छूट गई है, कहीं उसको दूर जाना है, तो वो कम से कम ऐसी चीजें जाने जिससे वो खुद को सुरक्षित रख सके। फिर उसके बच्चे हैं तो उनको वो सिखा सके। मतलब आज आप देखो जयपुर में चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ी है। अभी एक लेडी हमारे पास आई थी कुछ दिन पहले, हमारा एक सेल्फ डिफेंस का भी कोर्स चलता है तो उसके बारे में बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से निकली, 2 बदमाश आए और मेरी चेन खींचने लगे, मैं नीचे गिर पड़ी, उनको समझ ही नहीं आया। तो आप घर से जब बाहर निकले तो आप कम से कम ध्यान रखें कि कोई बदमाश आसपास है तो नहीं, क्योंकि अपराध बढ़ते जा रहे हैं बड़े शहरों में, तो कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा ई टीजिंग मामला है, रेप है, बहुत सारी बातें। तो हमने एक बहुत सरल सा कोर्स बनाया है सेल्फ डिफेंस को लेकर के, कि एक लेडी खुद की सुरक्षा कर सकती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई आप पे अटैक ही कर रहा है क्या, नहीं, आपके मोबाइल में एक पैनिक बटन भी होता है, आपको हेल्पलाइन नंबर भी पता होनी चाहिए। आप अगर आपके साथ में कोई मान लीजिए अपराध हो गया है या आपको होने का अंदेशा है, तो पुलिस आपकी कैसे मदद कर सकती है, सरकार आपकी कैसे मदद कर सकती है, कुछ एनजीओज हैं वो इस फील्ड में काम करते हैं, वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, या आपके पास कोई आइडिया है कि भाई इससे ये अपराध रुक सकता है, बहुत सारी बातें। तो हम लोग जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की मुहिम ब्लूम के नाम से शुरू किए हुए हैं और मैं हर मन से अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो उसका स्वागत है। और आज बड़े बदलाव की आवश्यकता भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ सामाजिक चैलेंजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हम मिलकर के एक बड़ा बदलाव समाज में ला सकते हैं। ये काम ब्लूम एकेडमी कर रही है और कोई भी जुड़ना चाहे उनका स्वागत। पेरेंट्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, मैं हर मंथ से जहाँ कोई सेमिनार होता है या कोई वर्कशॉप होती है या ऑनलाइन माध्यम में एक ही बात कहता हूँ, आपका बच्चा उस शक्ति की क्रिएशन है, उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वालिटी है। कई बार पेरेंट जब वो आते हैं बोले हमारे बच्चे में कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर क्वालिटी, आपको पहचानना आवश्यक है। और दूसरी बात, क्वालिटी किसी भी उम्र में परिलक्षित हो सकती है। अब बच्चा पैदा होते ही आप उसमें क्वालिटी ढूंढने लग जाएंगे तो ये उसके साथ भी न्याय नहीं होगा, आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, समाज के साथ भी न्याय नहीं होगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ।
अन्ना हजारे जी का एग्जाम्पल है। उनके एग्जाम्पल को मैं रिलेट करता हूँ। जब अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू किया था दिल्ली में, उस समय मैं वहाँ पढ़ाता था आईएएस के इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो मैंने एक चीज महसूस की कि उनसे एक बड़ा वर्ग जुड़ा, जो युवा थे, डीयू के बच्चे थे, जेएनयू के लोग थे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले थे। और उस भ्रष्टाचार हटाने के आंदोलन से पहले अन्ना हजारे जी का नाम वही लोग जानते थे जो सोशल वर्कर या जो बहुत नॉलेज रखते हैं। लेकिन जब वो आए 70 की एज के आसपास, तो मैंने जो क्रेज उस समय देखा था उनके प्रति लोगों में, उसकी कोई सीमा नहीं थी। सेल्फी का दौर आज चला है। उस समय मोबाइल में अच्छे कैमरे भी नहीं हुआ करते, क्वालिटी नहीं हुआ करती। लोग अपने साथ फोटोग्राफर को लेकर आते थे और जहाँ आंदोलन चलता था वहां उनके साथ भी फोटो खिंचवा रहे हैं। उनके नाम की टी शर्ट्स थी, टोपियां थी। तो जो व्यक्ति 70 साल की उम्र में इतना हाईलाइटेड हो गया कि उनके काम उन्होंने किया, उनका एक सम्मान हमारे दिलों में है। लेकिन उनके काम को पहचान कब मिली? इन द एज ऑफ 70 ईयर्स। क्योंकि उसके बाद में आज भी वो एक लोगों के लिए एक वो प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने एक राजनीति में बदलाव इनडायरेक्टली तो किया ही। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी हाईलाइट हो सकता है, बस आप उसको मोटिवेट करते रहें, कम से कम उसको पॉजिटिविटी देते रहें, ये काम है। और दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करें। कोई बच्चा आज सफल हो गया, हम उसका एग्जाम्पल देने लग जाते, वो तो कहाँ पहुंच गया, तू यहीं रह गया। क्योंकि देखिए, बच्चे का मन बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर एक बार उसके मन में नेगेटिविटी बैठ गई तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। मैं आज काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि आजकल के बच्चे कितने सेंसिटिव हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का भी दौर आजकल चल रहा है, और नेगेटिव पेरेंटिंग का भी दौर आजकल चल रहा है। लोग नेग्लेक्ट भी करते हैं बच्चों को, बहुत सारी बातें। तो इतना ही मैं कहता हूँ हर मन से कि बच्चा स्पेशल क्रिएशन है। जब वो इस धरती पर आया है तो उसका एक उद्देश्य है। आप उसके उद्देश्य में उसकी मदद करें और बच्चा खुश रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी कुछ दिनों पहले मैं मेरे दोस्त के घर पे था। उनका बच्चा सोफे पे उछल कूद कर रहा था, ठीक है। तो नया सोफा था, तो उसने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा। बच्चा चला गया रोते वहां से। मैंने उसको कहा कि यार, बच्चा अपने बाप के घर में नहीं कूदेगा तो कहाँ कूदेगा? तो उनको यार बहुत गहरी बात है। मैंने कहा यही बात है। क्योंकि फिर बच्चे को लेकर के आए और वो दोनों फिर नीचे कूद, सोफे पे फिर भी नहीं कूदने दिया। तो कहने का मतलब, आप बच्चे से जो भी रिएक्ट करते हैं उसके मन पे फर्क पड़ता है, और बहुत सेंसिटिव बच्चा होता है। धीरे धीरे वो मजबूत बनेगा और आपका साथ उसे हमेशा चाहिए। छोटा बच्चा है, उसकी आपको केयर करनी। जब बच्चा टीनेज में चला जाए तो आपको उसका दोस्त बन जाना है, और जब बच्चा यंग बन जाए तो आपको उसके सपने पूरे करने में मदद करनी है। जीवन बहुत खूबसूरत है, आप बच्चे का भी बनाइए। हम अपनी अपेक्षाएं लाद देते हैं। एक बात और मैं तुम्हें कहना चाहूंगा। अभी रिसेंट 5-7 दिन पहले ही वो एक माता पिता आए और बोल रहे थे, बच्चा इंटेलिजेंट था उनका, तो स्टडी टाइम के लिए पूछने आए थे। उन्होंने 2-3 बार एक ही बात बोली कि ये कुछ कर ले तो हमारा नाम रोशन हो जाए, ये कुछ कर ले तो हमारा नाम बड़ा हो जाए। तो बच्चे को बाहर भेज के मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा, आपके दिमाग में एक चीज है कि आपका नाम रोशन कैसे हो। आपने उस बच्चे को माध्यम बना रखा है या नहीं? बोले ऐसा नहीं। मैंने कहा यही है, आपकी बातों से लग रहा है। आप बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि बच्चा आईआईटी कर ले, बच्चा नीट कर ले, या बच्चा कुछ कर ले तो हमारा नाम रोशन हो जाए। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है चीजें। अब खुदा ने खास्ता बच्चा विफल हो गया तो वो इस मनोभाव को पहले लेकर बैठेगा कि मेरे माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाया और एग्जाम में फेल हो गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप जो बोलते हैं, जो एक्ट करते हैं, बच्चा उसको बहुत क्लोजली देखता है। तो बच्चे की खुशी बड़ी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी खुशी जुड़ी जाती है अपने आप। तो मेरा यही संदेश है कि बच्चा स्पेशल क्रिएशन है। हाँ, कुछ आपके साथ में चैलेंजेस हैं, तो आप बच्चे की काउंसलिंग करवाइए। हमारे से बहुत से लोग हर शहर में मिल जाएंगे आप, जो बच्चों के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में उनका एक्सपर्टाइजेशन होता है। कई बार माता पिता वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके साथ में आप जुड़िए। कहाँ दिक्कत आ रही? बच्चे के टीचर के साथ में बात करिए, और सबसे बड़ी बात है, बच्चे के साथ में बात करिए। तो ये मैं संदेश देना चाहूंगा, जो बहुत आई थिंक आज के दौर में जरूरी भी है। बच्चे की कुछ बातें जो होती है सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी होती है। आज का पॉडकास्ट कुछ वैसा ही था। देवेंद्र जी, आपके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं, शांति भी थी। दुनिया जब स्ट्रेस का सॉल्यूशन गूगल पे ढूंढती है, तब आपने हमें ये ध्यान दिलाया कि असली जवाब तो हमारे अंदर ही छुपा होता है। अगर आप स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या बर्नआउट जैसा फील कर रहे हो तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। खुद से एक बार बात कीजिए। खुद को इग्नोर करते करते जिंदगी का मजा ना छिन जाए। अपने स्ट्रेस को समझो, अपने आप को मानो और खुद से प्यार करना ना भूलो। स्टे काइंड, स्टे ग्राउंडेड, स्टे अनप्लग्ड। थैंक यू। थैंक यू।